3 साल पहले अपनी मौत का झूठा नाटक करके गायब हुआ मैं। खिलौनों की दुकान पर अपनी पूर्व पत्नी के हाथों रंगे हाथों पकड़ा गया। वह 10 सेंटीमीटर ऊंची लाल सोले वाली हाई हील्स पहने हुए थी। उसके गहरे लाल नाखूनों ने मेरे गाल को छुआ। कमीने लिनमो, तुम न सिर्फ जिंदा हो, बल्कि तुमने किसी और को प्रेग्नेंट भी कर दिया है। इस समय मेरी गोद में मौजूद छोटा बच्चा खिलौना हाथ में उठाकर मुझे पापा पुकार रहा था। इस एक शब्द ने उसके अंदर के गुस्से को पूरी तरह भड़का दिया। उसने बदला लेने के लिए मेरी कंपनी के अधिग्रहण के समझौते पर तुरंत हस्ताक्षर कर दिए। इज्जत बचाने के लिए बोला गया मेरा ये जानलेवा झूठ अब मेरे लिए फांसी का फंदा बन चुका था। उसने मुझे शिकार की तरह अपनी प्राइवेट विला में बंद कर दिया और मेरे कान के पास आकर बेहद धीमी आवाज में बोली, जब तुम्हें पापा बनने का इतना ही शौक है तो अब मेरे पास रहकर जितने चाहो उतने बच्चे पैदा करो। दोपहर 3 बजे की धूप शॉपिंग मॉल की कांच की छत से छनकर आ रही थी और फर्श पर नुकीले हीरे जैसे आकार बना रही थी। मेरे हाथों में 3 भारी शॉपिंग बैग थे और मेरी गर्दन पसीने से चिपचिपा रही थी। लिंगरुई रस्सी छुड़ाकर भागे हुए कुत्ते की तरह खिलौनों के बीच दौड़ रहा था। उसकी स्कूल ड्रेस का कॉलर कंधे से ढलक चुका था। भैया, मुझे वो लिमिटेड एडिशन गुंडम चाहिए। वो अचानक खिलौनों की दुकान के कांच के सामने रुक गया। उसकी छोटी उंगली कांच पर टिकी थी। पूरी क्लास में सिर्फ मेरे पास ये नहीं है। मैं अपनी थकी हुई कोहनियों को सहलाते हुए बैग नीचे रखे। ये आज का 5वां खिलौना था। 3 साल पहले मौत का नाटक करने के बाद मैंने शेनमो नाम की नई पहचान अपना ली थी। मैंने माता पिता का पुराना घर अपने छोटे भाई लिंगरुई के नाम कर दिया था, जो अभी प्राइमरी स्कूल में था। हर हफ्ते उससे मिलने के लिए 40 किलोमीटर का सफर तय करना ही मेरी बेमकसद जिंदगी की इकलौती उम्मीद थी। पिछले महीने ही तो तुम्हें लेगो कैसल दिलाया था, मैंने सख्त बड़े भाई का नाटक करते हुए कहा। लिंगरुई, तुम्हारा पॉकेट मनी का बजट खत्म हो चुका है। लिंगरुई ने तुरंत मुंह बना लिया और उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। ये पैंतरा वो 5 साल की उम्र से इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन झांग हाओ ने कहा कि सिर्फ वही लोग ये खिलौना नहीं खरीद सकते जिनके घर वाले कबाड़ चुनते हैं। बकवास कर रहा है वो। मेरा खून खौल उठा। मैंने उसके गाल खींचे और मजाक में कहा, मुझे पापा कहो तो खरीदूंगा, वरना भूल जाओ। माता पिता के जाने के बाद मैंने ही उसे संभाला था, इसलिए ऐसा मजाक चलता था। लिंगरुई को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। उसने खुशी से कहा, पापा। फिर उसने खिलौने की तरफ हाथ बढ़ा दिया। आप सच में बहुत बेशर्म हो। मैं मुस्कुराया। उसके बाल बिगाड़े और सेल्स पर्सन की तरफ मुड़ा। कृपया वो खिलौना देना। जैसे ही मेरी उंगलियां डिब्बे को छूने वाली थीं, तभी एक जानी पहचानी खुशबू मेरी सांसों में घुल गई। बर्फ में जमी हुई लाल गुलाब की महक, जो बेहद ठंडी और जानलेवा हद तक मीठी थी। ये वही महक थी जो रातों में मेरी सांसें रोक दिया करती थी। मेरा पूरा खून खौलकर जम गया। मैंने मुड़कर देखा और मेरी नजरें सीधी उसकी बर्फीली आंखों से मिली। सुवान खिलौनों की दुकान के दरवाजे पर खड़ी थी। काले रंग की फिटेड ड्रेस में उसकी खूबसूरती साफ झलक रही थी। 10 सेंटीमीटर के लाल तले वाली हाई हील्स जब शीशे जैसी चमकदार फर्श पर चल रही थी, तो उनकी एड़ी किसी तेज धार चाकू जैसी लग रही थी, जो किसी भी पल मेरे दिल के पार होने को तैयार हो। उससे सिर्फ आधे सेकंड के लिए आंख मिलाई थी कि मैं उसके जबरदस्त दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया और शर्मिंदगी से मेरा सिर झुक गया। उसने मुझे जिस तरह देखा, उसमें एक पल की हैरानी के अलावा बाकी सब बस बेहिसाब गुस्सा था। लिनमो, सुवान ने अपने लाल होठों से हल्के से कहा, और उसकी आवाज में जमा देने वाली ठंडक थी। उसकी नजर मेरे और लिंगरुई के बीच घूमती रही और आखिरकार बच्चे के उन नैनंश पर जाकर टिक गई, जो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते थे। तो तुम मरे नहीं थे। लिंगरुई उसके खौफनाक मिजाज से डरकर पीछे हट गया और मेरे पीछे छिपकर मेरी पैंट को कसकर पकड़ लिया। मेरा गला सूख गया था। मैं किसी तरह सब्र करके खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। सु मैम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम शेन मो है, आप किसी और को समझ रही हैं। उसने एक हल्की सी तंजिया हंसी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसका हर एक कदम और फर्श पर गूंजती हील्स की आवाज मेरे दिमाग पर एक भारी हथौड़े की तरह पड़ रही थी। मेरे पास आकर उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और उसके लाल नाखून लगभग मेरी नाक के पास थे। लिनमो,
तुम राख भी बन जाओ तब भी मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ। उसने फौरन मेरे पीछे खड़े लिंगरुई की तरफ इशारा किया। और ये बच्चा कौन है? तुम्हें पापा बोल रहा है। तुमने किस दूसरी औरत के साथ ये पाप किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेरा छोटा भाई है। मैं जल्दी से सफाई देने लगा। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगता था अभी पसलियों को तोड़कर बाहर आ जाएगा। सुवान, तुम मेरी बात सुनो। मेरा नाम मत लो। उसने तीखी आवाज में बात काटी। उसकी आंखों में अचानक एक जहरीली और रहम न खाने वाली नफरत आ गई। 3 साल पहले तुम समंदर में एक हादसे में मर गए थे। तुम्हारी लाश तक नहीं मिली और मैं तुम्हारे नाम का मातम 3 साल तक मनाता रहा। तो यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि 2 धोखेबाज साथ में भाग गए थे। आसपास के खरीदार रुकने लगे और हमारी तरफ देखकर उंगली उठाने लगे। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। मैं उसका हाथ पकड़कर उस जगह से दूर ले जाना चाहता था, लेकिन उसने झटके से मेरा हाथ झटक दिया। लिनमो, तुम वाकई कमाल हो। वह एक बार फिर मेरे करीब आया। उसके जिस्म की ठंडी महक एक तूफान की तरह मुझ पर छा गई, जो मुझे डुबा देने के लिए काफी थी। तुम्हें पता था कि मुझे तलाक से नफरत है, इसलिए तुमने मौत का नाटक करके मुझसे पीछा छुड़ाया, और अब इस नाजायज औलाद को मेरे सामने लाने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि सु खानदान से खिलवाड़ करना आसान है? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं घबराहट में पसीने से तर होने लगा, लेकिन उसके इस तरह से दाब बनाने ने मेरे अंदर दबे हुए गुस्से को भी भड़का दिया। 3 साल पहले के वो नज़ारे मेरे दिमाग में किसी फिल्म की तरह तेजी से घूमने लगे। आधी रात को फोन पर उसकी घबराई हुई आवाज, उसके जिस्म से वो लगाव जो उसने कभी मेरे लिए जाहिर नहीं किया था, पैसेंजर सीट के नीचे वो कफलिंग्स जिस पर किसी अनजान आदमी का नाम लिखा था, और वो एक वक्त जब वो किसी और मर्द की परफ्यूम की महक के साथ घर लौटा था, जब तुम्हारे पास पहले से ही। मैं अपने दांत पीस कर रह गया। मेरी आवाज कांप रही थी। तो अब मेरे पीछे पड़ने की क्या जरूरत है? सुवान एक पल के लिए हैरान रह गया, और फिर वो एक बेहद तीखी और कड़वी हंसी हंसने लगा। हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उसके पीले चेहरे से फिसलकर चमकदार फर्श पर जा गिरे। लिनमो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कलात्मक सफाई में तुम पहले से ज्यादा माहिर हो गए हो। उसका झूठ न मानने का अंदाज देखकर मेरे अंदर से बहस करने की सारी ताकत खत्म हो गई। मुझे अभी अपने छोटे भाई के साथ शॉपिंग करनी है। मैंने अपने हाथों को पीठ के पीछे बांध लिया और घबराहट में अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगा, लेकिन मेरी आवाज ने पहले ही कड़े संयम के साथ सबसे ठंडे स्वर को छू लिया था। सु साहिबा, आप जैसा चाहे वैसा करने के लिए स्वतंत्र है। मैं जाने के लिए मुड़ा ही था कि सुवान ने अचानक हाथ बढ़ाकर मेरी कलाई को बड़ी मजबूती से जकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी मानो मेरी हड्डियां ही तोड़ देगी। लिनमो, तुम जानते हो। उसकी आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास थी, जो बेहद ठंडी और डरावनी लग रही थी। मेरी शादी में सिर्फ पति की मौत हो सकती है, तलाक नहीं। उसके इस अचानक पागलपन ने मुझे हैरान कर दिया, और कलाई में एक असहनीय दर्द उठ खड़ा हुआ। वाह! लिंगरुई डर के मारे रो पड़ा और सुवान की टांगों पर अपने छोटे छोटे घूंसे मारने लगा। वह पूरे जोर से चिल्लाया, तुम मेरे भाई को परेशान मत करो। सुवान की नजरें तुरंत नीचे झुकी और बच्चे के रोने से लाल हुए चेहरे पर टिक गई। मेरे भाई शब्द सुनते ही उसकी आंखों का गुस्सा बहुत मामूली सा धीमा पड़ गया। लिंगरुई के ज्यादा हंगामा करने पर उसने धीरे धीरे मेरा हाथ छोड़ दिया। उसने बड़े आराम से अपनी स्कर्ट की सिलवटों को ठीक किया और एक बार फिर अपने उसी घमंडी और अक्खड़ अंदाज में वापस आ गई। लिनमो, तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म हो गए हैं, और तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे मुड़ी और चली गई। दरवाजे के बाहर खड़े अंगरक्षक तुरंत उसके पीछे हो लिए, और उसकी हाई हील्स की खटखट की आवाज शॉपिंग मॉल के गलियारे के अंत में पूरी तरह गायब होने तक दूर होती चली गई। मेरी ताकत जैसे पूरी तरह निचोड़ ली गई हो, और मैं रैक के सहारे नीचे गिरता चला गया। मेरी पीठ की कमीज पहले ही ठंडे पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। भैया, वो सुंदर आंटी कौन थी? लिंगरुई ने रोते हुए अपनी लाल आंखें मली और डरते डरते मेरी कमीज का कोना खींचा। वह बहुत डरावनी है। मैं नीचे बैठा और उसके कंधों को मजबूती से पकड़ लिया। मेरी आवाज अब भी कांप रही थी। रुई, आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना, खासकर बुआ को, समझे? छोटे बच्चे ने थोड़ा बहुत समझते हुए सिर हिलाया
और फिर मेरा ध्यान भटकाने के लिए हाथ में पकड़ा ट्रांसफॉर्मर खिलौना ऊपर उठाया। तो ये खरीद 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 लें। मैंने दर्द से फटते अपने सिर को मला और अब उसमें खिलवाड़ करने का कोई दिल नहीं था। हम अभी घर जा रहे हैं। खिलौने की दुकान से बाहर निकलते समय मैं बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा कि कहीं किसी कोने में सुवान का वह काला साया फिर से न दिख जाए। बाहर की धूप अब भी खिली हुई थी और मॉल में लोगों की भारी भीड़ थी, लेकिन मेरे दिल को अच्छी तरह पता था मेरी शांत जिंदगी इस पल से पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी। वो अत्यधिक अधिकार जताने वाली मेरी पागल पूर्व पत्नी न केवल यह जानती थी कि मैं जिंदा हूँ, बल्कि सबसे भयानक बात यह थी कि वह सोचती थी कि मैंने उसे धोखा दिया है। मौत का नाटक रचने का मेरा ये खेल, जिसे मैं बिल्कुल सही समझ रहा था, आखिरकार पूरी तरह बिगड़ चुका था। अगले पूरे एक हफ्ते तक मैं खौफ के साए में जीता रहा। हर दिन काम पर जाते समय मुझे शक रहता था कि कोई मेरे पीछे आंखें गड़ाए देख रहा है। मैंने अपने फोन में सभी अनजान नंबरों को ब्लॉक कर दिया था और बाहर निकलते ही मास्क और केप पहन लेता था। यहाँ तक कि मैं तुरंत इस्तीफा देकर फिर से पूरी तरह गायब होने का विचार करने लगा था। सुवान के तरीकों को मुझसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं जानता था। सु परिवार की इकलौती वारिस होने के नाते वह बचपन से ही दयाहीन व्यावसायिक दुनिया में पली बढ़ी थी और इतनी कम उम्र में ही उसने एक विशाल व्यावसायिक साम्राज्य को अपने लोहे के हाथों में थाम लिया था। हमारी शादी के 2 सालों में वो बाहरी दुनिया के लिए एक सख्त और सख्त दिल महिला थी, जबकि घर पर वह एक लाडली पत्नी बनी रहती थी। लेकिन सिर्फ मुझे पता था कि उसकी इस खूबसूरत सूरत के पीछे छिपा हुआ उसका सनकीपन कितना भयानक था। मैं कभी अपनी एक महिला सहकर्मी की मदद के लिए फाइलों का एक ढेर उठाकर ले गया था और अगले ही दिन उसने मेरे नाम के सारे बैंक खाते फ्रीज करवा दिए थे। एक बार मैं अपने बचपन के दोस्त के साथ बाहर शराब पीते हुए देर रात तक रुक गया था और अगले ही पल मैंने देखा कि वो पूरे रास्ते की सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर लोगों को साथ लेकर सीधे मेरे सामने खड़ी थी। यहाँ तक कि एक बार कंपनी के ट्यूनिंग प्रोग्राम में एक महिला सहकर्मी ट्रुथ या डेयर का खेल हार गई और बाकी लोगों के उकसाने पर उसने मेरे गाल को छू लिया। उसी दोपहर सुवान ने विदेशी कारोबार में बदलाव का बहाना बनाकर उस सहकर्मी को सीधे अफ्रीका ट्रांसफर कर दिया। उसका प्यार तार तार बुने एक दम घोंटू लोहे के जाल जैसा था, जो मुझे घोंटता था, मुझे लहूलुहान कर देता था। लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा निराश और उदास किया वह ये थी कि उसका ये पागलपन भरा मालिकाना हक कभी खुद उस पर लागू नहीं होता था। 3 साल पहले उसे किसी दूसरे मर्द के साथ कार में अगल बगल बैठे देखने का वह नजारा याद आते ही मेरे दिल में टीस और कड़वाहट की एक चुभन सी दौड़ जाती थी। जिंदगी सतह पर हमेशा की तरह सामान्य चल रही थी। मुझे लगा था कि मॉल में हुई वह अचानक मुलाकात सिर्फ उसकी मुझ पर कोई दया थी और मैं इसी खुशफहमी में जी रहा था। तभी बुधवार की दोपहर हमारे विभाग को अचानक एक जरूरी ऑल हैंड्स मीटिंग का नोटिस मिला। डायरेक्टर माथे पर पसीना पोंछते हुए मंच पर खड़े हुए और उन्होंने एक तहलका मचाने वाली खबर सुनाई। हमारी कंपनी को आज सुबह ही सु ग्रुप ने पूरी तरह से खरीद लिया है और नई बॉस आज ही सीधे पदभार संभालने आ रही है। मेरा दिल जोर से धड़का और मेरा खून जम सा गया। वही जाना पहचाना अशुभ अंदेशा मेरे दिल को दबोच बैठा। मीटिंग रूम का भारी दरवाजा खुला और मेरा अंदेशा सच साबित हुआ। सुवान एकदम कसा हुआ सफेद सूट पहने बालों का जूड़ा बनाए खड़ी थी, जिससे उसकी पतली और गोरी गर्दन साफ झलक रही थी। उसके पीछे सूट बूट पहने बड़े अधिकारियों का एक लंबा काफिला था और उसका रौब पूरे माहौल पर छाया हुआ था। दरवाजे में कदम रखते ही उसकी धौंस और दबदबे से पूरा मीटिंग रूम सन्नाटे में डूब गया। मैं सुवान हूँ। वह सीधे मुख्य कुर्सी पर जाकर बैठ गई और माइक से उसकी ठंडी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। आज से मैं शेंगक्सिन टेक्नोलॉजी की सीईओ के रूप में कार्यभार संभाल रही हूँ। उसकी निगाहों ने बेपरवाही से सब पर सरसरी नजर डाली और फिर किसी अचूक मिसाइल की तरह सीधे मुझ पर आकर टिक गईं। आसपास के सहकर्मियों की सांसें थम गईं। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने अपना सिर बिल्कुल नीचा कर लिया। मन ही मन चाहा कि काश जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मीटिंग खत्म होते ही मैं दीवार के सहारे चुपचाप खिसकने ही वाला था कि मिस्टर शेन, उसकी स्पेशल असिस्टेंट किसी भूत की तरह ठीक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। सु मैम ने आपको प्रेसिडेंट ऑफिस में बुलाया है।
टॉप फ्लोर का प्रेसिडेंट ऑफिस अभी अभी बेहद आधुनिक और आलीशान तरीके से दोबारा सजाया गया था। बड़ी सी कांच की खिड़की के बाहर शहर की ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें नजर आ रही थीं। सू वान एक चौड़े लेदर सोफे पर बैठी, हाथ में एक लिमिटेड एडिशन फाउंटेन पेन से बेपरवाही से खेल रही थी। उसने अपनी पलकें उठाईं और ठंडी नजरों से मेरी तरफ देखा। बैठो। मैं घबराया हुआ उसके सामने वाले सिंगल सोफे पर जाकर बैठ गया। मेरी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अभी एक मैनेजर की जरूरत है, उसने बिना किसी फालतू बात के सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। उसकी आवाज में किसी तरह के भाव का नामो निशान नहीं था। पिछले 6 महीनों में टेक्निकल डिपार्टमेंट में तुम्हारा काम अच्छा रहा है, क्या तुम इसे आजमाना चाहते हो? मैं पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। प्रमोशन? ये किसी भी तरह सू वान के बदला लेने का तरीका तो नहीं हो सकता। वान वान, मुझे वान वान मत कहो। उसने फाउंटेन पेन पर अपनी पकड़ तेजी से मजबूत की और अचानक गुस्से में चीख पड़ी। उसकी उंगलियों के पोर भयानक रूप से सफेद पड़ गए। तुम नीच इंसान, मुझे इस नाम से बुलाने के लायक भी नहीं हो। मैंने उसके गुस्से से भरे चेहरे को देखा और अचानक दबी सी हंसी हंस दिया। खाते का एक पन्ना। लोग उस बात पर कभी यकीन नहीं कर पाते जिस पर वे यकीन नहीं करना चाहते। मैंने मुस्कुराना बंद किया, अपनी आंखें नीचे झुका ली और पूरी तरह शांत हो गया। दफ्तर में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। आज रात एक ड्रिंक पार्टी है, मेरे साथ चलो। आखिरकार उसने ही सब्र खो दिया। उसने पेन फेंका, खड़ी हुई और धीरे धीरे चलकर मेरे सामने आई। उस पर हावी होने वाली ठंडी खुशबू में आज आड़ू की हल्की सी महक भी घुली हुई थी। ये वही परफ्यूम था जो उसे कभी घर पर लगाना बेहद पसंद था। वह थोड़ा सा नीचे झुकी और मेरे करीब आई। उसके कॉलर से उसकी खूबसूरती साफ झलक रही थी। उसकी ठंडी उंगलियां लगभग न के बराबर मेरे गले को छूती हुई गुजरी। ढंग के कपड़े पहनना, मेरी नाक मत कटवाना। वह एहसास ठंडा लेकिन कामुक था, जैसे कोई जहरीला सांप अपनी जीभ से मेरी त्वचा को धीरे धीरे चाट रहा हो। मैं पत्थर की तरह सुन्न खड़ा रहा। मेरे दिमाग में बेकाबू होकर ये ख्याल कौंधा कि हम अब भी कानूनी रूप से पति पत्नी हैं, और उन देर रातों की बेतुकी पुरानी बातें याद आने लगी। क्या हुआ? उसने एक भौं उठाई। हालांकि उसके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में जलन की आग जल रही थी। घर वापस जाने की जल्दी में हो? अपनी पत्नी और बच्चे के पास? मैंने अपने दांत जोर से भींचे और सारी अपमान की कड़वाहट को निगल लिया। मैं चलूंगा। जब इंसान किसी के दबाव में होता है तो सिर झुकाना ही पड़ता है। लिंग रुई जल्द ही मिडिल स्कूल में जाने वाला था और मेरी थोड़ी सी मामूली तनख्वाह में से ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। आज का मैं इस शहर में सू वान के सामने मना करने की कोई हैसियत नहीं रखता था। रात के 7 बजे सू वान के स्पेशल असिस्टेंट द्वारा दोपहर में भिजवाया गया कस्टमेड सूट पहनकर मैं किसी कठपुतली की तरह 5 स्टार होटल के रिवॉल्विंग गेट के बाहर खड़ा था। शुरुआती पतझड़ की ठंडी शाम की हवा चल रही थी, जिससे मेरा दिल घबराहट से भर गया। एक काली लंबी बेंटले धीरे धीरे लेन में आई और मेरे सामने आकर रुकी। पीछे की सीट का शीशा नीचे हुआ, जिसमें सू वान का बेदाग और खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया। उसने वाइन रेड कलर की सिल्क स्ट्रैप वाली लंबी ड्रेस पहन रखी थी, जो उसके सुडौल शरीर को बखूबी उभार रही थी। उसकी गर्दन में सजा कबूतर के अंडे जितना बड़ा हीरे का हार स्ट्रीट लाइट की रोशनी में आंखों को चौंधिया देने वाली ठंडी चमक बिखेर रहा था। गाड़ी में बैठो। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, बस इतना ही कहा। कार का दरवाजा बंद होते ही अंदर का माहौल इतना भारी हो गया कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। मैं खिड़की से बाहर तेजी से गुजरती रंग बिरंगी लाइटों को घूरता रहा, जैसे मुझे उसके बार बार घूरने का कोई एहसास ही न हो। टाई टेढ़ी है, वो अचानक बोली और सीधे मेरी तरफ झुकी। उसकी लंबी उंगलियों ने मेरी गर्दन को छुआ और बड़ी सफाई से टाई की नोट पकड़कर ऊपर की तरफ कस दी। उसकी उंगलियों की हल्की ठंडक जैसे ही मेरी त्वचा से छुई, मुझे ऐसा लगा जैसे हाई वोल्टेज करंट लग गया हो, और मैंने झटके से अपनी गर्दन पीछे खींच ली। उसके हाथ वहीं रुक गए और फिर उसके मुंह से एक हल्की सी व्यंग्यात्मक हंसी निकली। उसने अपना हाथ वापस खींचा और अपनी जगह पर बैठ गई। क्यों, डर रहे हो कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी? डरपोक। मैंने अपना सिर नीचा रखा, मेरी आवाज रुकी हुई थी। ऐसी हिम्मत कहाँ? वो अचानक फिर से मेरे करीब आई। उसके लाल होंठ लगभग मेरे कान के पास आ गए। ओह! सकी सांसों में खुशबू थी,
लेकिन आवाज में जहर जैसा अकेलापन था। तो 3 साल पहले तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम चुपचाप मेरी नजरों से दूर गायब हो गए? मैंने झटका देकर अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया। मेरी आंखों में एक अजीब सा दर्द उमड़ आया। पार्टी होटल की सबसे ऊपरी मंजिल के वीआईपी स्वीट में रखी गई थी। उस भारी नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे को खोलने से पहले ही अंदर से आती तेज बातचीत और ठहाकों की आवाजें दरवाजे के आर पार सुनाई दे रही थी। वेटर के दरवाजा खोलते ही अंदर बैठे 7-8 कारोबारी दिग्गजों ने एक साथ मुड़कर देखा। सुवान को अंदर आते देख सभी लोग तुरंत खड़े हो गए और चेहरे पर मुस्कान लिए आगे बढ़े। अरे वाह, सु मैडम आखिरकार आ ही गई। एक बड़े से पेट वाला मालिक मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसने दोनों हाथों से रेड वाइन का ग्लास आगे बढ़ाया। उसकी आंखें तेजी से चारों तरफ घूमी और आखिरकार बिना किसी झिझक के मुझे ऊपर से नीचे तक घूरने लगीं। ये कौन है? मेरी असिस्टेंट शेन मो। सुवान ने सहजता से वाइन का ग्लास थाम लिया। उसकी आवाज में जरा भी हलचल नहीं थी। हाल ही में प्रमोशन मिला है, दुनियादारी की समझ बढ़ाने के लिए साथ ले आई। मैं उसके पीछे खड़ा रहा, हिम्मत जुटाकर सबको नमस्ते कहा। शराब का दौर चलने के साथ माहौल गर्म होता गया। वह पेट वाला मालिक शराब के सुरूर में ग्लास हाथ में लिए मेरे पास आया। शेन, असिस्टेंट कुछ नए लगते हैं, पहले कहाँ काम करते थे? पहले मैं कोई झूठी कहानी बनाने ही वाला था कि सुवान ने बात काट दी। पहले किसी छोटी कंपनी में ऐसे ही वक्त गुजार रहे थे, उसने मुस्कुराते हुए कहा और चुपके से मेरे आगे आ खड़ी हुई। मैंने ही इन्हें उठाकर मूशीगिरी के काम पर लगाया है। अगर वांग साहब को दिलचस्पी है तो क्यों न हम ईस्ट टाउन वाली जमीन के सौदे पर बात करें। पूरी महफिल में मैं एक कठपुतली की तरह बना रहा, जिसे सुवान अपनी उंगलियों पर नचाती रही। उसने मुझसे कभी किसी के लिए शराब डालने को कहा तो कभी किसी को जाम पेश करने को। यहाँ तक कि जब वांग साहब ने जानबूझकर मुझे शराब पीने के लिए तंग किया तो वह मुस्कुराकर बोली, शेन मो की पीने की क्षमता अच्छी नहीं है, ये जाम मैं इनकी जगह पीती हूँ। और फिर उसने सिर उठाकर वो पूरी व्हाइट वाइन एक सांस में खाली कर दी। रोशनी में उसका चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसकी गर्दन की बनावट शानदार थी और घूंट भरते वक्त उसका गला हिलना दिल थाम देने वाला खूबसूरत नजारा था। जब महफिल खत्म हुई तो मैं इतना नशे में था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। सुवान ने ड्राइवर को मुझे घर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वो खुद आगे की सीट पर बैठ गई। गाड़ी में शराब की तेज गंध और उसकी महकती खुशबू फैली हुई थी। मैं पीछे की सीट पर टिका हुआ था, पेट में उथल पुथल मची थी और बहुत बेचैनी हो रही थी। उसने पीछे मुड़कर पानी की एक बोतल आगे बढ़ाई। मैंने पानी ले लिया, कुछ नहीं बोला। माहौल एक बार फिर जमसा गया। लिनमो, उसने स्टीयरिंग व्हील को घूरते हुए अचानक कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी घबराहट थी। मैं लिंगरुई को कबूल कर सकती हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे एक जवाब दे सकते हो कि 3 साल पहले तुम हर हाल में क्यों चले गए थे? शराब ने जज्बातों को भड़का दिया था। दिल में दबा हुआ सारा दर्द अचानक बाहर आ गया। जवाब? मैं तुम्हें क्या जवाब दूं? इसका जवाब दूं कि तुम देर रात किसी दूसरे मर्द का फोन उठाती थी? तुम्हारी गाड़ी में मिले कफलिंग का जवाब दूं? या तुम्हारे जिस्म से आने वाली अनजान इत्र की खुशबू का? तुम वफादार होने का नाटक बहुत अच्छा करती हो, पर जब तुम किसी और मर्द की बाहों में थी, तब तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि तुम्हारी शादी में सिर्फ मौत का रास्ता है, तलाक का नहीं? बकवास बंद करो। उसकी आवाज अचानक तेज और तीखी हो गई। तुम्हारी नजर में मैं ऐसी औरत हूँ? बात समझ में आने के बाद वो गहरी सोच में डूब गई। उसकी आवाज में अविश्वास था। तुम मेरे ममेरे भाई की बात कर रहे हो? कौन सा भाई? क्या तुम्हें लगता है मैं भरोसा करूंगा? इतना ही नहीं, मैं उसके सामने पागलों की तरह हाथ चलाने लगा। मैं तुम्हारे कंट्रोल से तंग आ चुका हूँ, तुम्हारी हर वक्त की निगरानी से थक गया हूँ, तुम्हारी उन अजीब बौगरीब शक करने की आदतों से परेशान हो चुका हूँ। सुवान, तुम्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता। वो सन्न रह गई, उसकी आंखें अचानक लाल हो गई और वो कुछ सेकंड शांत रही। वो अचानक हंसते हुए खुद से बातें करने लगी। वो इस तरह हंसी कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। तो ये बात थी। वो अचानक मेरी तरफ झपटी और एक झटके में मेरा कॉलर पकड़ लिया। उसके गहरे लाल नाखून लगभग मेरे जिस्म में गड़ गए थे। लिनमो, मैं तुम्हें अपनी बेगुनाही के सबूत दूंगी, लेकिन माफ करना, तुम्हारी बात की बातों को मैं पूरी तरह अनसुना कर रही हूँ। लिनमो, तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ मेरी है। उसका चेहरा मेरे बहुत करीब था।
उसकी पलकों पर अब भी आंसुओं की बूंदें टंगी थीं और उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द तथा एक ऐसी दीवानगी तैर रही थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। शराब ने दिमाग के उस हिस्से को सुन्न कर दिया था जो इंसान को होश में रखता है। उसने अचानक अपना सिर उठाया, मुझे अपनी ओर खींचा और मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए। उसका सिर पीछे गाड़ी के शीशे से टकराया। मेरी आंखों में दर्द के मारे आंसू आ गए, लेकिन धीरे धीरे मैं भी उसका जवाब देने लगा। इस चुंबन में शराब की तेज गंध और 3 साल से दबा हुआ अकेलापन था, जो शुरुआत की आक्रामकता से बदलकर धीरे धीरे एक भीनी सी मिठास में ढलने लगा। उसके होंठ बेहद नरम थे और उनसे रेड वाइन की महक आ रही थी, जो अफीम की तरह नशीली थी। उसने हाथ बढ़ाकर मेरी कमर को थाम लिया। मैंने भी कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसके गले में बाहें डालकर उस चुंबन को और गहरा कर दिया। कार के भीतर का तापमान अचानक बढ़ गया, सांसें आपस में उलझने लगी और माहौल इतना मादक हो गया कि दम घुटने लगा। न जाने कितनी देर बाद हम हांफते हुए एक दूसरे से अलग हुए। वह मेरे सीने से टिकी थी, उसके गाल लाल थे और आंखें बहकी हुई थीं। उसकी सुर्ख आंखों को देखकर मेरे दिल में अचानक भावनाओं का ज्वार उठ खड़ा हुआ। सुवान, मैंने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे खुद को बेगुनाह साबित करने का इंतजार कर रहा हूँ। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा मेरे सीने में और गहराई से छुपा लिया। ड्राइवर ने गाड़ी सुवान के पेंट हाउस अपार्टमेंट के नीचे रोक दी। मैं और वह कंधे से कंधा मिलाकर लिफ्ट में दाखिल हुए। लिफ्ट के बढ़ते नंबरों को देखकर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अपार्टमेंट का दरवाजा खोलते ही एक जानी पहचानी खुशबू का एहसास हुआ। यहाँ का इंटीरियर ठीक 3 साल पहले जैसा ही था, यहाँ तक कि मेरा पसंदीदा बीन बैग भी अपनी पुरानी जगह पर ही रखा हुआ था। सुवान ने अपनी हाई हील्स उतारी और नंगे पैर कालीन पर चलती हुई सोफे पर जा बैठी। इन 3 सालों में तुम कैसे रहे? उसने कुशन से टिककर घबराए हुए मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। बस जैसे तैसे कट रही थी, मैंने उलझन में जवाब दिया, एक नौकरी ढूंढ ली है और कभी कभार अपने भाई से मिल लेता हूँ। तुमने सच में किसी और औरत को नहीं देखा? उसने अपनी भवें उठाई। बिल्कुल नहीं, मैंने बिना किसी झिझक के कहा। वह थोड़ा मुस्कुराई और लगा कि उसे मेरी बात पर थोड़ा यकीन हो गया है। उसने फिर कोई सवाल नहीं पूछा और हम खामोशी से शराब पीते रहे। माहौल थोड़ा अजीब और रोमांटिक था। तुम्हारा तथाकथित सबूत, उसने अचानक बहुत धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। वह सच में मेरा भाई था। उस समय वो फ्रांस से काम के सिलसिले में आया था और उसने बताया कि माँ को दिल का दौरा पड़ा है। मैं सन्न रह गया। गाड़ी में मिला वो कफलिंक। उसने अपनी बात जारी रखी। वो उस सूट से गिरा था जो मैं उसे गिफ्ट करने वाली थी। मैं उस समय उसे ढूंढना चाहती थी पर मिला नहीं। वह उदासी से थोड़ा हंसी। मुझे नहीं पता था कि तुम उसे उठाकर ले गए थे। और वो परफ्यूम की महक मेरे भाई की ही थी। उसने मेरी बात बीच में ही काट दी। तुमने बहुत जल्दी फैसला सुना दिया था। जिस दिन वह देश वापस लौटी, मैं उसे लेने एयरपोर्ट गया था और उसने मुझे गले लगाया था। सारे भ्रम ताश के पत्तों की तरह एक ही पल में ढह गए। मैं वहीं सुन्न खड़ा रहा। मेरा गला सूख गया था और मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। जिस वजह से मैंने 3 साल तक खुद को छिपाकर रखा, वह महज एक गलतफहमी थी। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरी आवाज कांप रही थी। क्या तुमने मुझे कभी कोई मौका दिया? उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में बेइंतहा थकान थी। तुम बिना कुछ कहे गायब हो गए। मैंने पूरे शहर में तुम्हें ढूंढा पर तुम कहीं नहीं मिले। बाद में पुलिस का फोन आया कि तुम समुद्र में कहीं खो गए हो। वह रोते रोते आगे बोल नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू मोती की तरह बहने लगे। मेरा दिल किसी गहरे दर्द से तड़प उठा। मैं आगे बढ़ा और अनाड़ीपन से हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में भींच लिया। उसका शरीर बेहद नाजुक था और मेरी आगोश में हल्का हल्का कांप रहा था। सिर्फ ऐसे लम्हों में ही उसकी जनाना नजाकत बाहर आती थी। आई एम सॉरी, मैंने बार बार दोहराया। वान वान, मुझे माफ कर दो। उसने कोई विरोध नहीं किया, खुद को मेरी बाहों में सौंप दिया और देर तक मेरे सीने से लगकर रोती रही। उस रात हमने बहुत सारी बातें की, 3 साल पुरानी गलतफहमी के बारे में और इन 3 सालों की जिंदगी के बारे में। उसने बताया कि मेरे जाने के बाद उसने खुद को 3 महीने तक घर में बंद कर रखा था और उसका वजन काफी घट गया था। उसने कहा कि वह मेरे बिना बताए चले जाने पर मुझसे नफरत करती थी,
लेकिन हर ढलती रात में उसे मेरी याद आती थी। उसने यहाँ तक कहा कि उसने मन बना लिया था कि भले ही उसे मेरी उस गैर मौजूद पत्नी से लड़ना पड़े, वह मुझे हर हाल में वापस छीन लेगी। शराब और अपराधबोध एक साथ मिले हुए थे और माहौल स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता गया। हम बीते हुए अनगिनत रातों की तरह एक दूसरे को गले लगाए बेडरूम में चले गए। फर्श से छत तक बनी कांच की खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी, जो उसके खूबसूरत हंसली के क्षेत्र और शरीर के उभारों को रोशन कर रही थी। उसने अपने पंजों के बल उठकर मुझे चूमा। उनके होंठ आपस में उलझ गए, जिसमें 3 साल से दबा हुआ प्यार भरा था। उसके हाथ ने मेरी शर्ट के बटन खोले और उसकी उंगलियां मेरी त्वचा पर सरकीं, जिनमें एक जलन जैसी गर्मी थी। मैंने उसे बाहों में भर लिया, उसके कोमल शरीर और तेज धड़कनों को महसूस किया। इस पल सारी समझदारी चकनाचूर हो गई। लिनमो, वह मेरे कान में हांफते हुए बोली। उसकी आवाज में एक आकर्षण था। मुझे फिर कभी छोड़कर मत जाना। मैंने सिर हिलाया और नीचे झुककर उसके होठों को चूम लिया। उस रात हम उस तरह प्यार में डूबे रहे जैसे इन 3 सालों में छूटे हुए समय की भरपाई कर रहे हों। मेरी बाहों में वह कभी एक शांत बिल्ली की तरह लगती, तो कभी एक जंगली बिल्ली की तरह, जो मुझसे प्यार मांग रही थी और अपना प्यार दे भी रही थी। अगले दिन जब मेरी आँख खुली, तो मुझे अपनी कमर में दर्द महसूस हुआ। सुवान अभी भी सो रही थी। उसकी सांसें एकदम शांत थी। उसके शांत सोए हुए चेहरे को देखकर मेरा दिल प्यार और अपराध बोध से भर गया। मैं धीरे से उठा, कपड़े पहने, उसके माथे पर एक चुंबन दिया और दबे पांव अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। घर पहुंचने पर लिंग रुई अभी भी सो रहा था। मैंने उसके लिए नूडल्स का एक कटोरा बनाया ही था कि सुवान का फोन आया। बिना बताए क्यों चले गए? उसकी आवाज में अभी अभी सोकर उठने का आलस था। छोटे भाई को भूखे पेट स्कूल नहीं भेजा जा सकता। तो तुम कंपनी कब आ रहे हो? मैं कार्यालय में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो थोड़ा रुकी, उसकी आवाज नरम हो गई। याद से वही सूट पहनना जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। मैं एक पल के लिए चौंक गया, फिर मुझे याद आया कि कल रात उसने मेरे बैग में एक नया सूट रख दिया था। फोन काटने के बाद मैंने आईने में खुद को देखा। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। शायद हम सच में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जब मैं कंपनी पहुंचा, तो सहकर्मियों की नजरें मुझ पर रहस्यमयी और कुछ तलाशती हुई सी थी। मैंने अनदेखा करने का नाटक किया और सीधे सुवान के कार्यालय की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मैंने गुलाबी फ्रॉक पहने एक लड़की को अंदर से बाहर आते देखा। लड़की 20 साल के आसपास लग रही थी, दिखने में बेहद प्यारी। मुझे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। क्या तुम शेनमो हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज बहुत मीठी थी। मेरा नाम बाई वेई है, स्टारलाइट ग्रुप से हूँ। अब से मैं आपकी कंपनी में इंटर्नशिप करूंगी। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मैंने सिर हिलाया और ज्यादा ध्यान न देते हुए दरवाजा धकेलकर कार्यालय में चला गया। सुवान डेस्क के पीछे बैठकर फाइलें देख रही थी। मुझे अंदर आते देख उसने सिर उठाकर मुस्कुराया। आ गए? हाँ। मैं उसके पास गया। अभी जो बाहर गई, क्या वो स्टारलाइट ग्रुप की राजकुमारी थी? उसने सहज भाव से कहा, बस जिंदगी का अनुभव लेने आई है। उसके पिता और मेरे पिता पुराने परिचित हैं, इसलिए मना नहीं कर पाई। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसे काम की रिपोर्ट देने लगा। रिपोर्ट खत्म करके जैसे ही मैं निकलने लगा, उसने मुझे रोक लिया। आज रात साथ में खाना खाते हैं? ठीक है, मैंने मुस्कुराते हुए हाँ कह दी। शाम को 6 बजे मैं ठीक समय पर तय किए गए रेस्टोरेंट पहुंचा। बैठने के थोड़ी देर बाद ही मैंने बाई वेवी को एक अधेड़ उम्र के आदमी का हाथ थामे अंदर आते देखा। आदमी ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। शेन असिस्टेंट भी यहाँ? क्या इत्तेफाक है। ये वही मिस्टर वांग थे जो उस दिन की शराब की महफिल में थे। मैं झिझकते हुए मुस्कुराया। बाई वेवी मेरे सामने बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, कितना इत्तेफाक है शेन असिस्टेंट, आप भी यहाँ खाना खाने आए हैं। एक दोस्त के साथ मिलने का तय हुआ था। मैंने कहा, लड़का है या लड़की? उसने उत्सुकता से पूछा। लड़की, मेरे जवाब देते ही उसने अपनी आवाज खींचते हुए आंख मारी। क्या वह आपकी गर्लफ्रेंड है? मैं अभी समझा ही रहा था कि मैंने देखा सुवान कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से नीला पड़ा हुआ था। उसकी हाई हील्स की आवाज गूंज रही थी और वो सीधे मेरे पास आई। उसे देखते ही मुझे समझ आ गया कि उसकी पुरानी आदत फिर से जाग गई है,
सुवान। मैंने जल्दी से उसकी कलाई पकड़ ली और अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। कैसा नहीं है? उसने मेरा हाथ झटक दिया। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। तुम उसके साथ मिल गए हो? मैं घबराहट में पसीने से तरबतर हो गया। वो वांग जोंग के साथ आई थी। मैं भी अभी मिला हूँ। वो बस एक सहकर्मी है। उसने उपहास उड़ाया, अपना हाथ उठाया और मेरे कान खींच लिए। तुम्हारा पिछला सहकर्मी अफ्रीका में पहले ही काला पड़ चुका है। खाना खाते समय उसके चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं थी। खाना खत्म होने के बाद भी वो बिना मुड़े चली गई। मैं उसकी दृढ़ पीठ को देखता रहा और मेरे मन में एक लाचारी सी छा गई। बाई वेइवेई देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई अमीर परिवार का बच्चा अनुभव प्राप्त करने आया हो। शायद सुवान उसे अफ्रीका भेजने में सक्षम नहीं थी। आने वाले दिनों में सुवान मेरे प्रति बेहद ठंडी हो गई। उसने मुझे अपने कार्यालय में बुलाना बंद कर दिया, मेरे साथ अकेले समय बिताना बंद कर दिया। यहाँ तक कि कंपनी में मिलने पर भी वह बस हल्के से सिर हिला देती थी। लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि वह लगातार मुझ पर चुपचाप नजर रख रही थी। जब भी मैं बाई वेइवेई से बात करता था, मुझे हमेशा अपनी पीठ पर वो ठंडी नजर महसूस होती थी। कभी कभी मैं भी ढीठ बनकर सुवान के पीछे पड़ जाता था और हमारे बीच के रिश्ते को सुधारना चाहता था। लेकिन अगले दिन की कमर दर्द के अलावा कुछ नहीं बदला। इससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह थी कि बाई वेइवेई को शायद जरा भी एहसास नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और इसके बजाय वो पूरी तरह से मुझसे चिपक गई थी। वो हर रोज मुझे ढूंढती थी। कभी दोपहर की चाय लाती थी तो कभी कोई सवाल पूछने का बहाना बनाती थी। मैंने कई बार उससे दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास हमेशा मेरे सामने प्रकट होने के लिए हर तरह के वैध कारण होते थे। और सबसे बुरी बात यह थी कि जब भी हमारी मुलाकात होती, सुवान उसे देख लेती। शुक्रवार की शाम को मैं बहुत देर तक ऑफिस में रुका और जैसे ही कंपनी की इमारत से बाहर निकला, मैंने बाई वेइवेई को स्ट्रीट लाइट के नीचे मेरा इंतजार करते हुए देखा। उसने सफेद रंग की ड्रेस पहन रखी थी और वो बहुत लाचारी भरी लग रही थी। शेन असिस्टेंट, उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए दौड़कर कहा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? मैंने मना करना ही चाहा कि तभी मैंने सुवान की कार को थोड़ी दूर पर रुका हुआ देखा। वो कार के अंदर बैठी थी, भाव शून्य होकर हमें देख रही थी। माफ करना, मुझे कुछ काम है, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। कृपया मान जाओ। बाई वेइवेई ने मेरी बाह पकड़कर हिलाई। इतनी रात हो गई है, एक लड़की के रूप में ये सुरक्षित नहीं है। उसकी आवाज न तो बहुत धीमी थी और न ही बहुत तेज, बस इतनी थी कि कार के अंदर बैठी सुवान उसे सुन सके। मैंने देखा कि सुवान का चेहरा और अधिक खराब हो गया था और स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए उसकी उंगलियां जोर लगाने के कारण सफेद पड़ गई थीं। ठीक है, मैंने दांत पीसकर हामी भरी और मन में बाई वेइवेई को हजारों गालियां दी। जैसे ही मैंने बाई वेइवेई को टैक्सी में बैठाया, सुवान की कार दौड़ती हुई आई और मेरे सामने रुक गई। उसने खिड़की नीचे की और ठंडे स्वर में कहा, कार में बैठो। मैंने थोड़ी देर हिचकिचाहट के बाद दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। कार के अंदर का माहौल दम घुटने वाला था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और शहर में बिना किसी मंजिल के गाड़ी चलाने लगी। मेरी बात सुनो। चुप रहो, उसने ठंडे स्वर में कहा। मैंने समझदारी दिखाते हुए अपना मुंह बंद कर लिया। मेरा दिल धक धक कर रहा था। आखिरकार कार एक सुनसान विला के सामने आकर रुकी। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था और वह बहुत डरावना लग रहा था। नीचे उतरो, उसने आदेश दिया। मैंने कांपते हुए नीचे कदम रखा और उसे विला का मुख्य दरवाजा खोलते हुए देखा, जिसके अंदर पूरी तरह से अंधेरा था। अंदर जाओ, उसने अंदर की ओर इशारा किया। मैं विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सका और हिम्मत करके अंदर चला गया। जैसे ही मैंने चौखट पार की, मुझे अपनी कलाई पर एक कसाव महसूस हुआ और उसने मुझे रस्सी से बांध दिया। सुवान, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे घबराहट होने लगी। उसने अपने फोन की टॉर्च चलाई, जिसकी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आधा चेहरा उजाले में था और आधा अंधेरे में, जो देखने में बेहद अजीब और डरावना लग रहा था। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैंने तुरंत सफाई दी। वो सब एक गलतफहमी थी। मुझे तुम पर भरोसा है। वह ठंडी हंसी हंसी, लेकिन मुझे उन पर भरोसा नहीं है। सुवान ने अपना हाथ उठाया और उसके गहरे लाल रंग के नाखून मेरी गर्दन की नस को हल्के से छूने लगे।
उसकी आंखों में एक धुंधला सा पागलपन था और उसका कोमल हाथ धीरे धीरे मेरी पूरी गर्दन को दबाने लगा। लिनमो, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। सुवान की पकड़ बहुत मजबूत थी। मेरा दम घुटने लगा और चेहरा लाल पड़ गया। ठीक उसी पल जब मैं बेहोश होने ही वाला था, उसने अचानक हाथ हटा लिया। मुझे माफ कर दो, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखी, जो तुरंत ही फिर से पागलपन में बदल गई। लेकिन मैं तुम्हें खो नहीं सकती लिनमो, मैं सच में तुम्हें नहीं खो सकती। वह नीचे झुकी और मेरे होठों को चूमने लगी। इस चुंबन में एक अजीब सी निराशा और पागलपन था, जैसे वह मुझे निगल जाना चाहती हो। मैंने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कसकर बांध रखा था। मुझे मत छो, मैं चिल्लाया। उसने मेरी बात को अनदेखा कर दिया और चूमती रही। फिर मेरे शर्ट के बटन खोलने लगी। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं और जब वे मेरी त्वचा को छूती तो मुझे बिजली के झटके जैसा एहसास होता। सुवान, तुम पागल हो गई हो। हाँ, मैं पागल हो चुकी हूँ। उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में सिर्फ सिरफिरापन था। जिस पल तुम गायब हुए थे, उसी पल मैं पागल हो गई थी। लिनमो, जब तुमने वापस आकर मुझे उकसाने की हिम्मत की ही है, तो अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके चुंबन नीचे की ओर बढ़ते हुए मेरी हंसली की हड्डी तक पहुंचे, जहां लाल निशान छूटने लगे। मैं छटपटाता रहा, उसे कोसता रहा, लेकिन उसने जैसे कुछ सुना ही नहीं और अपना पागलपन जारी रखा। वह रात मैंने एक कठपुतली की तरह बिताई, जिसे वह जैसे चाहती वैसे नचा रही थी। वह मुझ पर अपना सारा गुस्सा निकाल रही थी, कभी बहुत प्यार से तो कभी एकदम वहशियत से। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, न तो उसकी तरफ देखा और न ही कुछ सोचने की कोशिश की, लेकिन शरीर की प्रतिक्रियाओं को झुटलाया नहीं जा सकता था। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली, तो मैंने पाया कि मुझे एक बिना खिड़की वाले कमरे में बंद कर दिया गया है। कमरे में सिर्फ एक बिस्तर और एक शौचालय था, और दीवारें सीमेंट के ठंडे रंग की थी। सुवान नाश्ता लेकर अंदर आई। मुझे जागा हुआ देखकर वह मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में बहुत प्यार और नरमी थी, जो बीती रात के रूप से बिल्कुल अलग थी। तुम उठ गए? उसने पूछा। भूख लगी है? मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और कोई जवाब नहीं दिया। अब गुस्सा मत करो। वह मेरे पास आई और उसने मेरे चेहरे को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे मैंने झटका दे दिया। उसकी आंखें थोड़ी मायूस हुईं, लेकिन वो गुस्सा नहीं हुई। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे डर था कि तुम फिर से भाग जाओगे, फिर से किसी दूसरी औरत के पास चले जाओगे। मैंने रूखेपन से कहा, ये गैरकानूनी तरीके से बंधक बनाना है। मुझे पता है। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। जब तक मैं तुम्हें अपने पास रख सकती हूँ, तब तक मुझे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। उसकी आंखों में भरे पागलपन को देखकर मेरे अंदर तक सिहरन दौड़ गई। ये औरत मेरे 3 साल के लिए चले जाने की वजह से पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो चुकी थी। आने वाले कुछ दिनों तक मुझे उसी छोटे से अंधेरे कमरे में बंद रखा गया, जहाँ का दुनिया से कोई नाता नहीं था। वो हर रोज मुझसे मिलने आती, मेरे लिए खाने पीने की चीजें लाती और फिर अलग अलग तरीकों से मेरे शरीर और दिमाग को तकलीफ देती। कभी कभी वह मुझे प्यार से गले लगाती और पुरानी बातें करती, तो कभी अचानक भड़क उठती और मुझसे सवाल करने लगती कि क्या मैं अभी भी बाई वेवे के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने उससे बात करने की, उसे समझाने की कोशिश की कि मैं और बाई वेवे सिर्फ आम सहकर्मी हैं और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बशर्ते वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार बंद कर दे। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन कर लूंगी? वह कड़वाहट से मुस्कुराई। उस औरत के तुम्हें देखने के अंदाज से लगता है जैसे वह तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। लिनमो, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मैं धीरे धीरे निराश होने लगा और मैंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। मुझे कुछ भी खाता पीता न देखकर वो घबरा गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर भी उसने मुझे छोड़ने से इनकार कर दिया। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैंने कमजोर आवाज में कहा। मैं ऐसा नहीं चाहता। उसने जल्दी से कहा, मैं बस तुम्हें अपने पास रखना चाहती हूँ। लिनमो, मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी, बिल्कुल पहले की तरह। मुझे तुम्हारा ऐसा प्यार नहीं चाहिए। मैं चिल्लाया। मुझे आजादी चाहिए। सुवान, मुझे जाने दो। मैं किसी पागल के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहता। वो सन्न रह गई
और फिर पागलों की तरह मेरी तरफ झपटी और मुझे कसकर गले लगा लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक नहीं। तुम मेरे हो, पूरी जिंदगी मेरे ही रहोगे। जब मैं उसकी वजह से पागल होने ही वाला था, तभी अचानक दरवाजा तोड़कर कोई अंदर आया। बाई वेवई बॉडीगार्ड्स के एक समूह के साथ अंदर भागी और सामने का नजारा देखकर चीख पड़ी, सुवान, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी हो। सुवान ने उन्हें देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। बाई वेवई के बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने मेरी रस्सियां खोल दी। तुम कैसे हो? बाई वेवई ने मुझे सहारा दिया। उसका चेहरा चिंता से भरा था। मैंने कमजोर आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ। सुवान, तुमने इसे गैरकानूनी तरीके से कैद करके रखा है। मैंने पुलिस को बुला लिया है। बाई वेवई ने ठंडे लहजे में कहा। सुवान ने मुझे देखा। उसकी आंखों में निराशा और गुस्सा भरा था। ठीक उसी समय उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया। न जाने सामने वाले ने क्या कहा। उसका चेहरा और बिगड़ता गया। आखिरकार उसने मुझे घूर कर देखा और मुड़कर चली गई। उसे क्या हुआ? मैंने उलझन में पूछा। मेरे पापा ने उसके पापा से बात की है। बाई वेवे ने समझाया। माना कि परिवार ताकतवर है, लेकिन हमारा शिंगहुआ ग्रुप भी कोई कमजोर नहीं है। मेरा दिल डर से कांप उठा, लेकिन साथ ही थोड़ा एहसानमंद भी महसूस हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आखिरकार मुझे बचाने वाली वही होगी। बचाए जाने के बाद मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए, छत को घूरते हुए मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। सुवान के प्रति मेरे मन में डर और नफरत भरी थी। फिर भी कभी कभी उसकी लाचार आंखों को याद करके मेरा दिल तड़प उठता था। बाई वेइवेई अक्सर मुझसे मिलने आती थी। मेरे लिए तरह तरह की दवाइयाँ और ताकत की चीजें लाती थी और मेरा हालचाल पूछती थी। मुझे पता था कि वह मुझे पसंद करती है, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ सुवान ही थी। भले ही उस रिश्ते में सिर्फ दर्द और तकलीफ ही क्यों न हो। असिस्टेंट शेन, अब सुवान के बारे में सोचना बंद करो। बाई वेइवेई मेरे बिस्तर के पास बैठी और हल्के से बोली, वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुम्हें सिर्फ अपनी जायदाद समझती है। मैं चुप रहा। मेरे साथ आ जाओ, उसने अचानक कहा। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। उसकी तरह तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मैं हैरान रह गया और फिर मैंने अपना सिर हिला दिया। मुझे माफ करना, मेरे दिल में कोई और है। बाई वेइवेई का चेहरा उतर गया और वह फिर कुछ नहीं बोली। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना फोन नंबर बदल दिया और एक ऐसी जगह चला गया जहां सुवान मुझे न ढूंढ सके। मैं उससे पूरी तरह पीछा छुड़ाकर एक नई शुरुआत करना चाहता था, लेकिन मैंने सुवान की ताकत को बहुत कम आंका था। ज्यादा समय नहीं बीता था कि मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। चाहे मैं सुपरमार्केट जाऊं या पार्क, मुझे हमेशा अपने पीछे वही जानी पहचानी नजर महसूस होती थी। मुझे पता था कि वह सुवान ही थी। वह एक साये की तरह मेरे आसपास मंडराती रहती थी, न परेशान करती थी और न ही दूर जाती थी। मेरा दिल बहुत उलझन में था। एक तरफ मुझे उसके पागलपन से डर लगता था और मैं उससे दूर भागना चाहता था। दूसरी तरफ मैं उन अनगिनत दीवाने रातों और उसकी गहरी, खामोश निगाहों को याद करने से खुद को रोक नहीं पाता था। बाई वेइवेई अभी भी मेरे पीछे पड़ी हुई थी और अक्सर तरह तरह के बहाने बनाकर मुझे बाहर बुलाती रहती थी। मैं हर बार मना कर देता, लेकिन वह जैसे कुछ सुनती ही नहीं थी और अपनी मनमानी करती रहती थी। और सबसे बड़ी मुसीबत तो तब हुई जब बाई वेइवेई के चाहने वाले मुझे परेशान करने लगे। ये जाओ यू नाम का एक अमीर घराना लड़का था, जो अपने परिवार के धन और ताकत के दम पर कई बार काम से लौटते समय मेरा रास्ता रोकता था। वह मुझे धमकी देता था कि मैं बाई वेइवेई से दूर रहूं, छोटे, समझदारी दिखाऊं और फौरन यहाँ से निकल जाओ। जाओ यू मुंह में सिगरेट दबाए बेहद घमंड से बोला, वेइवेई तुम्हारी पहुंच से बाहर है। मैंने उससे बहस करना बेकार समझा और मुड़कर चला गया। मुझे नहीं पता था कि वह दिल में इतनी नफरत पाल लेगा। वह सप्ताहांत का दिन था। मैं लिंग रुई को पार्क में घुमाने ले गया था। छोटे बच्चे को हाल ही में स्केटबोर्डिंग का शौक चढ़ा था और वह मुझे सिखाने के लिए जिद कर रहा था। मैं उसे सहारा दे रहा था और हम पार्क में धीरे धीरे अभ्यास कर रहे थे। धूप खिली हुई थी। पार्क में काफी भीड़ थी और माहौल बेहद शांत था। जैसे ही लिंग रुई आखिरकार खुद थोड़ी दूर तक स्केटबोर्ड चला पाया, वो खुशी से मेरी तरफ दौड़ा। तभी ये हादसा हो गया। जाओ यू अचानक पास की झाड़ियों से बाहर निकला
उसके हाथ में चाकू था और वो सीधा मेरी तरफ लपका। उसकी आंखों में पागलपन था और वह चिल्ला रहा था, ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी वजह से ही विवे मुझे पसंद नहीं करती। तुम जैसे एक मामूली इंसान के लिए वह मुझसे कह रही है कि मैं तुमसे दूर रहूं और मेरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी दे रही है। मेरा दिल बैठ गया। मैंने अनजाने में लिंग रुई को अपने पीछे छिपाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह चाकू मेरी तरफ आ चुका था। मैंने अपनी आंखें मूंद ली और सोचा कि आज मेरा बचना नामुमकिन है, लेकिन मुझे दर्द का एहसास नहीं हुआ। मैंने आंखें खोली तो देखा कि सुवान मेरे आगे ढाल बनकर खड़ी थी। वह चाकू सीधे उसकी पीठ में जा लगा था और सफेद कमीज पर बहता खून एक खिले हुए लाल गुलाब जैसा लग रहा था। वान वान! मैं चीख पड़ा और उसकी तरफ भागा। जाओ यूं भी सन्न रह गया। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई अचानक बीच में आकर चाकू सह लेगा। आसपास के लोगों ने होश संभाला और आगे बढ़कर उसे दबोच लिया। तुम कैसी हो? मैंने सुवान को संभाला। उसका शरीर मेरी बाहों में ढह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और होंठ नीले पड़ रहे थे। लिनमो! उसने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। मैं ठीक हूँ, तुम कुछ मत बोलो। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने उसे बाहों में कसकर पकड़ा और लोगों से चिल्लाकर कहा, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। जल्दी! एम्बुलेंस फौरन आ गई और सुवान को गाड़ी में ले जाया गया। मैं लिंग रुई को गोद में लिए उनके साथ ही गाड़ी में बैठ गया। छोटा बच्चा बुरी तरह डर गया था। वह मेरी गर्दन से लिपटकर धीरे धीरे रो रहा था। मैंने उसकी पीठ थपथपाकर उसे शांत कराया, लेकिन मेरी नजरें सुवान पर ही टिकी थी। दर्द से उसके माथे पर पड़ी सिलवटों और उसके पीले चेहरे को देखकर मेरा दिल कट रहा था। ये औरत हमेशा अपने प्यार का इजहार सबसे कठोर और खतरनाक रास्ते चुनकर ही करती थी। लिंग रुई कहाँ है? उसने पूछा। मैंने उसे एक दोस्त के साथ भेज दिया है, तुम चिंता मत करो, मैंने जवाब दिया। उसने सिर हिलाया, आंखें मूंद ली और फिर खोलकर मेरी तरफ देखा। लिनमो, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे चले जाने के बाद मैं लगभग पागल हो गई थी। मैंने साइकियाट्रिस्ट से इलाज कराया है, मैं ठीक हो चुकी हूँ। तुम अब मुझसे नाराज तो नहीं हो? मुझे अपने सामने देखकर वो इतनी भावुक हो गई थी कि उसकी बातें बेतरतीब हो रही थी, लेकिन उसका हर शब्द बस मुझे अपने पास चाहने की पुकार था। वह एक वफादार बड़े कुत्ते की तरह मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए थी। मुझे अचानक उस पर बहुत तरस आया। मैंने सिर हिलाया। अब कोई नाराजगी नहीं है, मुझे माफ कर देना। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे तुम्हें बंद करके नहीं रखना चाहिए था। अब उस बारे में बात मत करो। मैंने उसे बीच में ही रोका और अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछे। बस अपनी सेहत का ध्यान रखो। उसने मुझे बहुत गहरे एहसासों से देखा और आखिर में सिर हिला दिया। उस दिन के बाद से मैं हर दिन अस्पताल जाकर उसकी देखभाल करता था, उसे साफ करता, खाना खिलाता और उससे बातें करता था। हमने बहुत सी बातें की, अतीत की गलतफहमियों के बारे में और भविष्य की योजनाओं के बारे में। वो अब पहले की तरह सख्त नहीं थी, नहीं पहले की तरह दीवानी थी। वो बहुत अधिक विनम्र हो गई थी। शायद जिंदगी और मौत का सामना करने के बाद वह चीजों को समझ गई थी। बहुत सी बातें। पहले मैं बहुत जिद्दी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे हमेशा लगता था कि तुम्हें अपने पास बांध कर रखूंगी तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। अब जाकर समझ आया कि प्यार का मतलब कब्जा करना नहीं होता। मैंने उसका हाथ थाम लिया। मुझे पता है कि तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। तो क्या तुम? उसने झिझकते हुए पूछा, क्या तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहते हो? मैंने उसकी घबराई हुई आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, मुझे थोड़ा समय दो। उसने सिर हिलाया और आगे कोई सवाल नहीं पूछा। बाय वे एक बार सुवान से मिलने आई थी। वो फूलों का एक गुलदस्ता रखकर चली गई और मुझसे ज्यादा बातें नहीं की। मुझे सब पता है। हमारे बीच का वो छोटा सा सिलसिला भी अब खत्म हो जाना चाहिए। जिस दिन सुवान को अस्पताल से छुट्टी मिली, उस दिन धूप बहुत अच्छी थी। मैं उसे लेने गया था। वह कैजुअल कपड़ों में थी। उसके लंबे बाल कंधों पर खुले थे और वो पहले से काफी स्वस्थ लग रही थी। मुझे देखकर वह मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बारिश के बाद निकली खिली हुई धूप की तरह थी, बहुत गर्म और चमकदार। चलो, मैंने उसके हाथ से बैग लिया और उसका हाथ थाम लिया। उसका हाथ हल्का सा कांप उठा और फिर उसने मेरा हाथ बहुत मजबूती से पकड़ लिया।
हम न तो उसके अपार्टमेंट गए और न ही मेरे घर, बल्कि हम उस समंदर किनारे गए जहां हम पहले अक्सर जाया करते थे। समंदर की ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी, जिसमें नमक की महक थी। हम रेत पर बैठ गए और दूर समंदर की लहरों को चट्टानों से टकराते हुए देखने लगे। लिनमो, उसने मेरे कंधे पर अपना सिर टिकाकर धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है कि मैंने अतीत में बहुत सी गलतियां की हैं और तुम्हें ठेस पहुंचाई है। मैं ये उम्मीद नहीं करती कि तुम मुझे तुरंत माफ कर दोगे, लेकिन मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। मैंने उसकी तरफ देखा और संजीदगी से कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें चमक रही थीं। सच में? सच में, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अगर तुमने मुझे फिर से किसी अंधेरे कमरे में बंद करने की हिम्मत की, तो उसने तुरंत कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। एक मासूम बच्चे की तरह उसने वादा किया, मैं वादा करती हूँ। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। मैंने झुककर उसके माथे को चूम लिया। ढलता हुआ सूरज हमारी परछाइयों को काफी लंबा बना रहा था। मैं उसका हाथ थामकर रेत पर चल रहा था और समंदर की लहरें बार बार आकर हमारे पैरों को भिगो रही थीं। वैसे मुझे अचानक एक बात याद आई। खिलौनों की दुकान वाली गलतफहमी, तुमने अभी तक मुझसे माफी नहीं मांगी है। मैं तुमसे माफी क्यों मांगूं? उसने अपनी भौहें उठाकर कहा, किसे पता था कि तुम अपने छोटे भाई के साथ इस तरह का मजाक करोगे। तुम क्या जानो? इन सालों में मैंने माता और पिता दोनों का फर्ज निभाया है। मैंने उदास होकर कहा, अच्छा। उसने हल्की सी हुंकार भरी और अचानक रुक गई। वह मुड़ी और उसने मुझे गले लगा लिया। मेरी सांसों के पास आकर उसने कहा, खैर, ये देखते हुए कि तुम इतने सीधे बनकर रहे हो, मैं किसी और तरीके से इसकी भरपाई कर सकती हूँ। उसका बोसा मेरे होठों पर आया, जिसमें समंदर की हवा का नमकीन स्वाद और धूप की गर्माहट थी। मैंने उसे कसकर बाहों में भर लिया और उसके बोसे का जवाब दिया। दूर आसमान में समुद्री पक्षी मंडरा रहे थे और चहचहा रहे थे। सूरज की रोशनी हम पर पड़ रही थी, जो बहुत सुखद और खूबसूरत लग रही थी। मुझे पता है कि हमारा आने वाला कल पूरी तरह से आसान नहीं होगा। शायद फिर से झगड़े होंगे, गलतफहमियां होंगी, लेकिन जब तक हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए जगह है और जब तक हम एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं, तब तक हम हर मुश्किल से पार पा लेंगे। अपने छोटे भाई को खरीदारी कराने ले जाने के बाद मेरी पूर्व पत्नी को पता चला कि मैं जिंदा हूँ। इस अजीब और बेतुकी दोबारा मुलाकात ने हमें एक दूसरे के पास ला दिया। शायद इसी को किस्मत कहते हैं। घूम फिरकर आखिर में तुम ही मिली।